लेक्चर 8 और आज हम बात करेंगे ज़ूफाइली के बारे में। यानी कि हम सिर्फ एनिमल पॉलिनेशन के बारे में, एनिमल्स में बर्ड्स भी आते हैं, इंसेक्ट पॉलिनेशन हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं, तो उसके कुछ एग्जाम्पल्स जरूर देखेंगे जो इंपॉर्टेंट हैं। दोबारा पढ़ने की जरूरत नहीं है क्योंकि इंसेक्ट पॉलिनेशन हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं। एंटोमोफिली, एनिमोफिली, हाइड्रोफिली ऑलरेडी हम जानते हैं और मैंने आपको एक प्रॉमिस किया था कि आज कुछ अनोखी चीज जरूर बताऊंगा। काफी बच्चे हैं इस वक्त सेशन में, सारे के सारे बच्चे लाइक जरूर करिए। सेशन को शुरू करते हैं। ज़ूफाइली, ज़ूफाइली यानी कि पॉलिनेशन विद द हेल्प ऑफ एनिमल्स। एनिमल्स का मतलब है विद द हेल्प ऑफ मेंबर्स ऑफ द एनिमल किंगडम। इसका मतलब ये कतई नहीं है कि सिर्फ बड़े बड़े जीव ही करेंगे। तो दिस मीन्स दैट पॉलिनेशन विद द हेल्प ऑफ मेंबर्स ऑफ किंगडम एनिमलिया बहुत इंपॉर्टेंट है। आपके सामने एक छोटी सी क्लिप में आप इस तस्वीर को देख पा रहे हैं। तो व्हाट इज दिस, ये कौन सा जीव है, ये जरा आप मुझे बताइए। Can anyone of you tell me which is this organism? ये कौन सा जीव है जो आप देख रहे हैं पॉलिनेशन करता हुआ, फ्लावर के ऊपर बैठा हुआ है? तो जाहिर सी बात है पॉलिनेशन का ही मैकेनिज्म ये करने वाला है। बच्चों ये एक छोटा सा मर्सूपियाल है जो 10 ग्राम से ज्यादा वेट का नहीं होता। अब आप सोच सकते हैं कितना छोटा होता होगा। 10 ग्राम से ज्यादा वेट का ये नहीं होता, बहुत छोटा सा होता है। यानी कि आप कह सकते हैं 1 सेंटीमीटर के करीब करीब या 1 सेंटीमीटर से 2 सेंटीमीटर के बीच की लेंथ होती है। ऑस्ट्रेलिया में पाया जाता है। ये एक तरह का मर्सूपियाल है। इसको हनी पॉसम के नाम से जाना जाता है और ये हनी पॉसम इतना शातिर होता है कि बड़े बड़े पेड़ों में चढ़ जाता है। यूकैलिप्टस के पेड़ में चढ़ जाता है, यूकैलिप्टस के फ्लावर से जाकर के नेक्टर ले लेता है और पॉलिनेशन कर देता है। तो बहुत तरह के पॉलिनेशन को ये अंजाम देता है। बड़ा अनोखा जीव है, तो ये भी ज़ूफाइली में आता है। इसके अलावा ये थोड़ा सा अनकॉमन हो गया, यानी कि ये आपके सिलेबस में बहुत ज्यादा पूछे जाने के चांसेस नहीं है, लेकिन ये एक मर्सूपियाल है। समझ गए होंगे आप, मर्सूपियाल जैसे कैंगरूज होते हैं। ऑस्ट्रेलिया के मेनलैंड में मर्सूपियाल काफी ज्यादा पाए जाते हैं। मर्सूपियाल्स वहां पर काफी डेवलप हुए। चलिए सेशन को शुरू कर देते हैं वक्त आपका ना बर्बाद करते हुए। तो फॉर ऑल दो स्टूडेंट जिन्होंने आज पहली बार मेरा सेशन ज्वाइन किया है, माय नेम इज प्रदीप सिंह। माय एजुकेशनल क्वालिफिकेशन, ईयर्स ऑफ एक्सपीरियंस, नंबर ऑफ स्टूडेंट और सब आपके सामने। सारी चीजें सेकेंडरी हैं, आप हैं प्राइमरी। बच्चों आप हमारे सारे के सारे लेक्चर्स इस बेहतरीन फीचर के साथ व्यू कर सकते हैं, tinyurl.com/neetmobile। जैसे ही आप टाइप करेंगे इसको ब्राउजर में, ये विंडो खुल जाएगा। यहाँ पर आप अपने सारे के सारे सब्जेक्ट और चैप्टर वाइज जिस कोर्सेस के साथ देख सकते हैं हमारे सारे वीडियोस। अनअकैडमी सब्सक्रिप्शन के साथ जुड़ना चाहते हैं, मेरी गाइडेंस में अपनी मंजिल का सफर तय करना चाहते हैं, तो यूज करिए कोड प्रदीप लाइव, मेरे बैचेस के साथ जुड़िए। इसके अलावा बाकी सारे एजुकेटर के बैचेस के साथ जुड़ जाएंगे। तो एक कोड फायदे अनेक, कुछ इस तरह से कहना चाहिए, कोड एक फायदे अनेक। ऑलराइट बच्चों, चलिए शुरू कर देते हैं। ज़ूफाइली, तो बहुत बहुत स्वागत है आप सभी बच्चों का। जितने बच्चे इस वक्त सेशन में जुड़े हुए हैं बच्चों, तुरंत के तुरंत सेशन को लाइक करिए और अब हम आगे बढ़ चलते हैं। मैंने आपको एक विशेष जीव के बारे में बताया था कि वो कैसे पॉलिनेशन करता, और एक विशेष पेड़ के बारे में बताया था कि आज हम जिक्र जरूर करेंगे, मिडनाइट हॉरर ट्री। तो ये मिडनाइट हॉरर ट्री क्या होता है, इसके बारे में भी आगे बढ़ते हैं और जानकारी ले ली जाए। नाउ बिफोर वी स्टार्ट, जरा आप यहां पर देखिए, आप इस अनोखे जीव को देखने की कोशिश करिए, पहचानने की कोशिश करिए। पहचान तो आप गए ही होंगे, विंग के स्पैन को देख करके आप बिल्कुल पहचान गए होंगे ये कैसा जीव है और ये कर क्या रहा है। आपको यहां पर नेक्टर के ड्रॉप्स भी दिखाई दे रहे हैं, इस क्लिप के माध्यम से आप देख लीजिए। जीभ इसकी काफी लंबी होती है और नेक्टर के चक्कर में ये आता है, अलग अलग प्लांट्स में पहुंचता है जहां फ्लावर होते हैं। इसके हिसाब से ये देख लीजिए पूरा का पूरा ड्रॉपलेट आपको दिखाई दे रहा है। बच्चों एक बात और बता दूं, ये जो चमगादड़ होते हैं जिनको बैट भी कहा जाता है, काइरोप्टेरस, काइरोप्टेरोफाइली इनकी नाम की वजह से, तो ये जो होते हैं जिस प्लांट में ये जाते हैं उस प्लांट में नेक्टर सबसे ज्यादा क्वांटिटी में प्रोड्यूस होता है। क्योंकि आप इनके आकार को देख करके समझ ही गए होंगे, थोड़े नेक्टर से इनका काम नहीं होने वाला है। बड़ा इंपॉर्टेंट है ये समझना। बर्ड पॉलिनेटेड प्लांट्स में भी नेक्टर होता है, लेकिन इनके जो पॉलिनेटेड प्लांट होते हैं स्पेसिफिकली जिनका ये पॉलिनेशन करते हैं, इनमें नेक्टर कुछ ज्यादा ही होता है। इतना ज्यादा नेक्टर होता है कि प्लांट को अगर हिला दें आप, जोरों से शेक कर दें प्लांट की डाली को, तो नेक्टर के ड्रॉप्स नीचे गिर जाते हैं। शुगर सोल्यूशन का नेक्टर होता है।
बर्ड पॉलिनेटेड में भी नेक्टर काफी ज्यादा होता है, लेकिन इनके द्वारा जो पॉलिनेट किए जाते हैं ये मैमल्स हैं। तो मैमल के द्वारा पॉलिनेटेड फ्लावर का एग्जाम्पल यहां पर आप समझ सकते हैं। चलिए बच्चों आगे बढ़ते हैं और एक एक करके बारीकी से निरीक्षण करते हैं। आज का सेशन कई मायनों में बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि ये सारी की सारी चीजें आपकी किताबों में भी नहीं लिखी हुई हैं, कुछ किताबों में ही आपको मिलेंगी और बहुत सारी चीजें किताबों में नहीं है। आगे बढ़ते हैं और जितने बच्चे सेशन में हैं बच्चों तुरंत के तुरंत सेशन को लाइक जरूर करिए। आगे बढ़ते हैं। बर्ड पॉलिनेशन, कल हमने थोड़ा सा जिक्र किया था बर्ड पॉलिनेशन के बारे में, उसमें ये हमिंग बर्ड का जिक्र बहुत ज्यादा आता है, क्योंकि बर्ड पॉलिनेशन में हमिंग बर्ड ने जो अपने आप को इवॉल्व किया है वो इवोल्यूशन काबिले तारीफ है। खास बात यह है कि ये पूरे दिन में अपने बॉडी के वेट का 50% तक नेक्टर चूस लेती है प्लांट से, फ्लावर से। यानी कि जितना इसका बॉडी वेट है उसका 50% ये नेक्टर कलेक्ट कर लेती है खुद अपने लिए, क्योंकि एनर्जी काफी ज्यादा वेस्ट कर रही है। आप समझ सकते होंगे कि काफी ज्यादा यूटिलाइजेशन है। इसकी खासियत यह है कि ये हवा में उड़ते उड़ते नेक्टर को कलेक्ट कर सकती है, चोंच प्लांट में डाल करके वहीं से उड़ते उड़ते विद इन फ्लाइट हॉवरिंग करती रहती है। जैसे हेलीकॉप्टर एक जगह हॉवर कर सकता है वैसे ही ये हॉवर कर सकता है। ऐसी कोई बर्ड नहीं है दुनिया में इसके अलावा। आगे बढ़ते हैं। बर्ड पॉलिनेशन के बारे में कुछ ही हमने पढ़ा था कल, आज थोड़ा और डिटेल में देख लेते हैं बच्चों। इनके कुछ फीचर्स होते हैं। बर्ड पॉलिनेटेड फ्लावर के जो फीचर्स हैं वो कौन कौन से हैं? ब्राइटली कलर्ड, बड़े चमकीले कलर के होते हैं क्योंकि चिड़ियों को दिखाई देता है बहुत अच्छा, लेकिन उनको स्मेल करने की क्षमता नहीं होती है, इसलिए ज्यादातर फ्लावर विदाउट फ्रेग्रेंस होते हैं। अब ऐसा बिल्कुल भी नहीं है कि किसी में फ्रेग्रेंस आ गई तो बर्ड भाग जाएगी, नहीं भागेगी नहीं। लेकिन फ्रेग्रेंस जो बर्ड के ऊपर डिपेंडेंट है पॉलिनेशन के लिए, वो बर्ड पॉलिनेटेड प्लांट वो बिल्कुल भी फ्रेग्रेंस नहीं प्रोड्यूस करते, क्योंकि उनको पता है बर्ड ने तो सूंघ करके आना नहीं है, उसके ऑल्फैक्टरी लोब्स उतने डेवलप नहीं है, स्मेल का पावर उसके पास है नहीं। इसके अलावा प्रोड्यूस नेक्टर, नेक्टर का प्रोडक्शन करते हैं, नेक्टर को प्रोड्यूस करेंगे। और फनल शेपेड कोरोला होता है फ्लावर में। कल मैंने डायग्राम भी बना के दिखाया था, ऐसे फनल टाइप का जो है कोरोला रहेगा जिसके अंदर बर्ड की चोंच अंदर जा सके। अब देखते हैं बच्चों, फ्यू बर्ड्स आर स्पेशलाइज्ड फॉर सकिंग नेक्टर फ्रॉम द फ्लावर। कुछ चिड़िया जो है स्पेशलाइज्ड हैं फ्लावर में से नेक्टर को सक करने। सारी की सारी चिड़िया नहीं कर सकती। क्यों नहीं कर सकती? उसका रीजन है, उसका रीजन ये है कि सारी चिड़ियों की चोंच उसके आकार की उसके हिसाब से नहीं होती है। तो ज्यादातर बर्ड जो स्पेशलाइज्ड हैं सकिंग नेक्टर फ्रॉम द फ्लावर आर स्मॉल साइज्ड, छोटे साइज की होती हैं, और इनकी बीक लंबी होती है, यानी कि इनकी चोंच लंबी होती है। हालांकि हम कई और भी बर्ड देखेंगे, थोड़ा सा बड़ी साइज की बर्ड, बहुत बड़ी नहीं, थोड़े बड़े साइज की बर्ड भी करती हैं पॉलिनेशन, लेकिन स्पेशलाइज्ड नहीं है। स्पेशलाइज्ड कौन से हैं? द मोस्ट कॉमन पॉलिनेटिंग बर्ड्स आर, एक है सन बर्ड, दूसरी है हमिंग बर्ड। दोनों ही आप लोगों ने देखी जरूर होगी कभी ना कभी। सन बर्ड भी छोटी सी होती है और हमिंग बर्ड भी बड़ी छोटी सी होती है। सन बर्ड एंड हमिंग बर्ड। हमारी कंट्री में सन बर्ड ज्यादा देखने को मिलती है, हमिंग बर्ड बहुत कम, अमेरिकाज में काफी ज्यादा है। तो सन बर्ड और हमिंग बर्ड ये दो इंपॉर्टेंट चिड़िया हैं। तो आप लोग सोच रहे होंगे कि सर बताए जा रहे हैं बताए जा रहे हैं बताए, दिखा तो रहे नहीं है, ना तो सन बर्ड दिखा रहे हैं ना हमिंग बर्ड दिखा रहे हैं। चलिए अगली स्लाइड में मैं आपको एक बहुत बढ़िया पक्षी दिखाता हूं और आप बताएंगे ये कौन सा पक्षी है। विच वन इज दिस? ये देखिए, ये कौन सा पक्षी है? इसको ध्यान से देखिए और बताइए ये कौन सा पक्षी है पॉलिनेशन कर रहा है। फैबेसी फैमिली के मेंबर हैं, ये फैबेसी फैमिली के प्लांट्स हैं, इनमें पॉलिनेशन करता हुआ दिखाई दे रहा है। कैन यू फाइंड इट आउट? किसी बच्चे को पता चला ये कौन सी बर्ड है? सन बर्ड, वेरी गुड। शिखा ने लिखा है भाई सन बर्ड, ये सन बर्ड है। कंफ्यूजन है? कंफ्यूजन क्यों है बच्चों? मैंने अभी आपको बताया कि हमिंग बर्ड उड़ते हुए, हवा में उड़ते हुए नेक्टर कलेक्ट करती है, ये तो उड़ भी नहीं रही है, ये तो बैठ के नेक्टर कलेक्ट कर रही है। चोंच इसकी भी हालांकि लंबी है, इसमें कोई शक नहीं, ये बड़ा मेजर डिफरेंस है बच्चों दोनों के बीच में। तो सन बर्ड उड़ते हुए कलेक्ट नहीं कर सकती है नेक्टर, ये इसके साथ ड्रॉबैक है, इसको बैठ करके कलेक्ट करना पड़ेगा। लेकिन आगे बढ़ते हैं और देख लीजिए ये अद्भुत नजारा, इसको कहीं बैठने की जरूरत नहीं है और ये अपने हेड को स्थिर रखती, पूरी बॉडी घुमा लेती है, पूरी की पूरी बॉडी घुमा लेती। हेड एक जगह रहेगा, बॉडी घूमती रहेगी, यानी कि हेड, मैं तो हाथ भी नहीं रख पा रहा हूं, यानी कि हेड फिक्स रहेगा और बॉडी घूमती रहेगी। इतना फ्लेक्सिबल तो मैं अपने हाथ को भी नहीं घुमा पा रहा हूं। बड़ी ही अनोखी चिड़िया होती है, हवा में उड़ती ही रहती उड़ती ही रहती उड़ती ही रहती, एक जगह। देख लीजिए आप, उसका हेड जो है बिल्कुल एक डायरेक्शन में फिक्स है,
इतना कोऑर्डिनेशन कैसे पॉसिबल है? इतना कोऑर्डिनेशन कैसे पॉसिबल है ना? अनोखी बात। अब इसके बारे में एक और बड़ी इंपॉर्टेंट बात आपको बताता हूं बच्चों। इसका जो ब्रेन है इसकी बॉडी के तुलना में काफी बड़ा है। ह्यूमन बॉडी में जो ब्रेन होता है हमारे बॉडी का 2.5 गुना होता है। यानी कि बॉडी का जितना आकार है उसका 2.5%, 2.5 गुना नहीं, परसेंट, 2.5%, 2.5% होता है हमारा ब्रेन हमारे बॉडी के वॉल्यूम के हिसाब से। इसका ब्रेन इसकी बॉडी के वॉल्यूम के हिसाब से 5% का होता है। तो आप समझ गए होंगे कि इतना अजीब सा, इतना बढ़िया सा सिंक्रोनाइजेशन यही कर सकती है। देख लीजिए कैसे उड़ रही है ब्यूटीफुली। तो ये हमारे बर्ड पॉलिनेटेड फ्लावर्स हैं। आगे अभी बढ़ेंगे, अभी काफी चीजें आपको जाननी है आज के इस सेशन में। देख लीजिए बच्चों, वंडरफुल। चलिए आगे बढ़ते हैं। सेशन को लाइक जरूर करिए क्योंकि आगे अभी इससे भी ज्यादा दुर्लभ इंफॉर्मेशन आपके लिए वेट कर रही है। इससे भी ज्यादा अभूतपूर्व दुर्लभ इंफॉर्मेशन आपके लिए वेट कर रही है। एनोनेसी फैमिली का वो था, फल था जिसके अंदर व्हाइट कलर का फ्लावर था। ये देख लीजिए, ये सारे के सारे फ्लावर आप समझ सकते हैं। आप इन प्लांट्स को भी पहचानने की कोशिश कर सकते हैं। ये देख लीजिए, मोरिंगा की डाली है जिसको ड्रम स्टिक या सहीजन भी बोला जाता है। ये एनोनेसी फैमिली, एनोना, क्वामोसा, कई तरह के फ्लावर हैं। इनके बारे में बाद में जानेंगे। जो हमारे लिए जरूरी जानकारी है उतनी ही जानकारी पहले ली जाएगी, उसके बाद बाकी की जानकारी हम लेते रहेंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं और बच्चों यहां पर देख लेते हैं। एग्जाम्पल मैंने कल आपको बताया था, बॉम्बेक्सीवा यानी कि रेड सिल्क कॉटन। रेड सिल्क कॉटन में कई बार बड़ी बड़ी चिड़िया भी पॉलिनेशन कर जाती है। बड़ी बड़ी चिड़िया, क्रो भी कर जाता है क्योंकि इसका फ्लावर ही इतना बड़ा होता है। आगे एक वीडियो है, छोटा सा क्लिप लगाया हुआ है मैंने, जिसमें आपको एक बर्ड दिखाऊंगा जो यहां से किस तरह से पॉलिनेट कर रही है और नेक्टर ले रही है। एरिथ्रीना, कोरल ट्री, कोरल ट्री कल हमने देखा हुआ था। कैलिस्टेमॉन, बॉटल ब्रश, ये देख लीजिए बॉटल ब्रश, बिग्नोनिया और अगेव। आगे बढ़ते हैं और ये तीनों के तीनों प्लांट को देख लेते हैं। ये देख लीजिए, बिग्नोनिया, अगेव, एरिथ्रीना, कोरल ट्री, राइट। इसके अलावा ब्यूटिया मोनोस्पर्मा जिसको पलाश भी कहते हैं, फ्लेम ऑफ द फॉरेस्ट, फ्लेम ऑफ द जंगल ट्री। जब पलाश के फ्लावर आते हैं, ब्यूटिया मोनोस्पर्मा में जब फ्लावर आते हैं, तो ब्यूटिया मोनोस्पर्मा एक्चुअली काफी बड़े फ्लावर होते हैं, तो वो कई बार बर्ड की जगह बैट भी पॉलिनेट कर सकता है। ब्यूटिया मोनोस्पर्मा, मैं नाम लिख देता हूं, ब्यूटिया मोनोस्पर्मा यानी कि पलाश। पलाश के फ्लावर आपने जरूर देखे होंगे। झारखंड का स्टेट प्लांट भी है पलाश, और इतना बढ़िया ब्लूमिंग करता है। जब फुल ब्लूम में आता है बच्चों पलाश, तो पूरा जंगल लगता है जैसे जंगल में आग लग गई है, पूरा रेड कलर का हो जाता है। फ्लेम ऑफ द फॉरेस्ट बोलते हैं, वो भी बर्ड पॉलिनेटेड होता है। उसका फ्लावर हमने यहां नहीं लगाया क्योंकि वो बड़ा कॉमन है, आप सबने देखा हुआ है पलाश का पेड़। आगे बढ़ते हैं बच्चों, ये देखिए बॉम्बेक्सीबा, पॉलिनेशन हो रहा है बॉम्बेक्सीबा में। तो कई तरह की बर्ड्स आती हैं बच्चों। अब ये बर्ड की चोंच देखिए, इसकी हमिंग बर्ड की जैसी चोंच नहीं है। हमिंग बर्ड इस फ्लावर में भी आ सकती है। नाउ हमिंग बर्ड कैन पॉलिनेट अ फ्लावर व्हाइल हॉवरिंग ऑन द फ्लावर। हमिंग बर्ड की ये विशेष खासियत होती है। सन बर्ड हाउएवर रेस्ट ऑन द फ्लावर और ब्रांचेस। सन बर्ड फ्लावर और ब्रांचेस में रेस्ट करती है, बैठ करके चूसती है आराम से, सक करती है रस को, पॉलन, और उसी चक्कर में पॉलन का ट्रांसफर हो जाता है क्योंकि नेक्टर को जब वो सक करेगी तो उसकी चोंच लगेगी आसपास, उसी आसपास के लगने की वजह से बिल्कुल जो है पॉलिनेशन हो जाता है। अदर पॉलिनेटिंग बर्ड के कुछ एग्जाम्पल और भी हैं, उनका भी जानना आपको जरूरी है। क्रो भी करता है पॉलिनेशन कई बार, पैरट भी कर जाता है पॉलिनेशन, बुलबुल भी करती है पॉलिनेशन। तो ये कई सारे जो हैं बर्ड्स हैं जो पॉलिनेशन कर लेते हैं। तो आपने 5 बर्ड के नाम याद किए, सनबर्ड, हमिंग बर्ड, क्रो, पैरट, बुलबुल। आगे बढ़ते हैं बच्चों, अब बात करते हैं बैट पॉलिनेशन की, यानी कि चमगादड़ के द्वारा पॉलिनेशन। बड़ा अनोखा टॉपिक है ये, चमगादड़ भी पॉलिनेशन करते हैं और मैमल्स में चमगादड़ का विशेष जिक्र होता है, विशेष जिक्र है इसका। काइरोप्टेरोफाइलस फ्लावर आर डल कलर्ड, क्योंकि चमगादड़ को तो रात में ही करना होता है पॉलिनेशन, उसको ब्राइट कलर से कोई लेना देना नहीं है। स्मेल जरूर होनी चाहिए, नेक्टर होनी चाहिए, और स्मेल भी कोई इतनी ज्यादा नहीं, फ्रूटी स्मेल थोड़ा सा पसंद करते हैं बैट।
दे शुड हैव सम फ्रूटी स्मेल, अगर हल्की सी फ्रूटी स्मेल है तो बैट के लिए काफी है, वो अच्छा है अट्रैक्ट होने के लिए। दे प्रोड्यूस मैक्सिमम नेक्टर अमंग ऑल फ्लावर, अगर बच्चों पूछा जाए कभी एग्जाम में कि सबसे ज्यादा नेक्टर कौन प्रोड्यूस करता है, कौन से फ्लावर, कौन से प्लांट सबसे ज्यादा नेक्टर प्रोड्यूस करते हैं, तो आप बताएंगे काइरोप्टेरोफाइलस फ्लावर्स सबसे ज्यादा नेक्टर प्रोड्यूस करते हैं। दे प्रोड्यूस द मैक्सिमम नेक्टर अमंग ऑल फ्लावर्स। ठीक है, इसके अलावा पॉलेंस भी बहुत ज्यादा क्वांटिटी में प्रोड्यूस होते हैं। अब ये जो प्लांट आप देख रहे हैं बच्चों, ये एडनसोनिया डिजिटाटा है। एडनसोनिया बाओबैब ट्री, बाओबैब ट्री के बारे में आपने सुना है, उसका तना काफी मोटा होता है, मैडागास्कर में पाए जाते हैं। एडनसोनिया बाओबैब, बाओबैब ट्री बॉटल ट्री के नाम से भी जाना जाता है, बाओबैब ट्री, राइट। इसके अलावा काइजेलिया पिनाटा, काइजेलिया पिनाटा, ये भी, इसमें फ्रूट बहुत बड़े बड़े होते हैं। मैंने एक फ्रूट उठाया था बॉटनिकल गार्डन में, मैंने उसकी फोटो भी कई प्लेटफॉर्म्स पर लगा रखी है। काइजेलिया पिनाटा का फ्रूट इतना बड़ा, यानी कि करीब 7 किलो का फ्रूट था, तो उसको एक हाथ से मैंने उठाने की कोशिश करी, मेरी कलाई दुखने लगी। 7 किलोग्राम का फ्रूट, काइजेलिया पिनाटा, बड़ा अनोखा होता है प्लांट, काफी बड़े बड़े उसके फ्रूट्स होते हैं। तो ये सारे के सारे जितने बड़े वाले प्लांट में होते हैं, जिसमें फ्लावर बड़े होते हैं, जिसमें फ्रूट बड़े होते हैं, आप समझ सकते हैं ये सब बैट पॉलिनेटेड है। इसके अलावा एंथोसिफेलस, एंथोसिफेलस कदम्बा, एंथोसिफेलस कदम्बा जिसको कदम बोलते हैं, तो वो कदम में भी बैट आते हैं। अब एक और बड़ी खास बात आपको बता देता हूं बैट के बारे में, आगे बढ़ते हैं थोड़ा सा देखते हैं बैट पॉलिनेशन कैसे हो रहा होता है। ये देख लीजिए, रात के अंधेरे में किसी तरह से कैमरे को अरेंज करके ये फोटो ली जाती है, क्योंकि रात के अंधेरे में बहुत क्लैरिटी के साथ दिखाई नहीं दे सकता, सीधी सी बात। देख लीजिए किस तरह से ये पॉलिनेट कर रहा है फ्लावर को। अब बैट पॉलिनेटेड फ्लावर के लिए एक बड़ी खास बात होती है, इनके फ्लावर पेड़ के अंदर नहीं हो सकते ज्यादा, यानी कि पत्तियों के झुरमुट में नहीं आते हैं। पत्तियों के झुरमुट में अगर होंगे तो बैट को उड़ने में दिक्कत होगी, क्योंकि इसके विंग का स्पैन काफी ज्यादा होता है, और रात को ये इकोलोकेशन की मदद से उड़ता है बच्चों, इसको एग्जैक्टली अंधेरे में दिखाई नहीं देता। तो फ्लावर अगर बहुत अंदर होगा, इसको वहां पहुंचने में बहुत दिक्कत होगी। इस वजह से प्लांट ने ऑलरेडी ऐसा कॉन्ट्रीवेंस बना रखा है कि लंबी सी एक डंडी निकाल देते हैं, उसी डंडी में फ्लावर लगते हैं जो बिल्कुल पेड़ के बाहर ही होते हैं। तो अनोखा इंतजाम, अब आप सोच सकते हैं कि प्लांट भी चाहते हैं ये आके पॉलिनेट करें, एक अनोखा ही इंतजाम है। ये रहे हमारे बैट पॉलिनेशन, बैट पॉलिनेटेड। आगे बढ़ते हैं और उस पेड़ के बारे में भी जिक्र करेंगे जिसके बारे में मैंने आपको कल बताया था कि हम डिस्कशन जरूर करेंगे। तो बैट पॉलिनेशन जिन प्लांट्स में होता है उनमें से एक बड़ा इंपॉर्टेंट है ओरोजाइलम इंडिकम। इसके अलावा भी कई नाम मैंने आपको बताया पिछली स्लाइड में, बाओबैब ट्री, एडनसोनिया डिजिटाटा, उसमें पाया जाता है काइजेलिया पिनाटा, सॉसेज ट्री भी बोलते हैं काइजेलिया पिनाटा को, सॉसेज ट्री है, बहुत बड़ा फ्रूट बनता है उसमें। इसके अलावा हमने बात करी एंथोसिफेलस कदम्बा, कदम का पेड़, और अब बात करेंगे ओरोजाइलम इंडिकम जिसका नाम है भूत वृक्ष। अब इसकी कहानी थोड़ी सी आपको मैं बता देता हूं, आपको क्लैरिटी हो जाएगी इसका ऐसा अजीब सा नाम क्यों दिया गया। तो सबसे पहले बच्चों इसका जो फ्लावर है वो देख लीजिए, ये देख लीजिए पेड़ के ऊपर बिल्कुल निकला हुआ है, एकदम प्लांट के ऊपर निकला हुआ है ना। अब इसको बड़ा आसानी होगी बैट को आने में, प्लांट के बाहर एक डंडी निकली हुई है, उसके ऊपर फ्लावर लगे हुए हैं, बैट आया उड़ते हुए पहुंच गया। इसका जो फ्रूट बनता है वो इतने इससे बड़े बड़े साइज के होते हैं। अब इसको जो इंग्लिश में कॉमन नेम है वो है मिडनाइट हॉरर ट्री, मिडनाइट हॉरर ट्री, यानी कि रात को अगर इस पेड़ के पास आप निकल गए तो आपको देख करके इस पेड़ को डर लग जाएगा। दूसरा एक और नाम है ब्रोकन बोन ट्री, टूटी हुई हड्डियों वाला पेड़, भूत वृक्ष कहते हैं इसको हिंदी में। ये बैट पॉलिनेटेड प्लांट है, काइरोप्टेरोफाइली शो करता है। ये देख लीजिए बच्चों इस प्लांट की, इस प्लांट की डालियों को देखिए, इसकी पत्तियों को देखिए। अब मैं इसमें एक बड़ी इंपॉर्टेंट बात आपको बताने जा रहा हूं इसके बारे में। पहले तो आप इसके फ्रूट को देख लीजिए, रात के वक्त अगर कहीं आप उधर से निकले जंगल से और इतने बड़े बड़े फ्रूट पेड़ के ऊपर लटकते हुए दिखाई देंगे, आप बिल्कुल डर जाएंगे, आपको लगेगा कोई चादर ताने खड़ा हुआ है, राइट। तो अब बताता हूं मैं इसको इतने अलग अलग नामों से क्यों जाना जाता है। बच्चे इसकी पत्ती को ध्यान से देखिए, पत्ती जो होती है तो पत्तियों में दो चीज होती है, किसी भी पत्ती में दो चीज होती है, एक होती है पेटियोल, एक होता है लैमिना। पेटियोल क्या होता है? पेटियोल होता है जिस डंडी के साथ पत्ती अटैच रहती है, तो ये देख लीजिए यहां से निकल रही है डंडी,
यहां से पत्ती निकल रही है और ये लंबी सी डंडी है इसकी, साथ साथ मैंने ड्रॉ कर दिया एक लाइन, आपको दिखाई दे रही है पत्तियां। तो वो जो डंडी होती है, जब वो डंडी पत्ती सूख जाती है पेड़ से नीचे गिर जाती है, जब पत्ती सूख करके पेड़ के नीचे गिर गई तो वो जो स्टॉक होता है, डंडियां वो सूख जाती हैं, ड्राई हो जाती है और उनका जो डिजाइन है वो हमारे फीमर बोन की तरह है। हमारा जो थाई बोन है जिसको फीमर कहते हैं, लेकिन साइज छोटा होगा। तो आप अगर कभी निकले वहां से रात के वक्त, हल्का अंधेरा है, तो आपको लगेगा जैसे छोटे बच्चे का कोई फीमर हो। एग्जैक्ट लुक देखने में बिल्कुल फीमर बोन के जैसा ही लगता है, लगेगा किसी छोटे बच्चे की हड्डियां पड़ी हुई हैं, जिसकी वजह से इसके अलग अलग नाम पड़े। सतपुरा रेंज में पाया जाता है, हमारी कंट्री में बहुत ज्यादा, पूरा सतपुरा रेंज में भरा पड़ा है। ओरोजाइलम इंडिकम, श्योनाक भी कहा जाता है, दवाइयों में यूज होता है, आयुर्वेदिक मेडिसिन में इसका बड़ा इस्तेमाल होता है। ये रहा हमारा बैट पॉलिनेटेड भूत वृक्ष, समझ में आ गई। अब आप देखो रात के वक्त अगर आप कहीं उधर से गुजरे तो डर तो लगना लाजमी है। आगे बढ़ते हैं बच्चों, ये देखिए, ये इसके फ्लावर हैं। आपके लिए ये क्लिप, ये इमेज बहुत क्लैरिटी के साथ आपको चीजों को बयान कर रही है कि फ्लावर देख लीजिए, फ्लावर बिल्कुल ऊपर डंडी में, पत्तियां कहीं आसपास है ही नहीं, देयर आर नो लीव्स नियर बाई। तो इससे इसको फायदा हो जाता है, बैट को उड़ते हुए आता है आराम से और अपना वहां से नेक्टर सक करके चला गया। कितनी इंपॉर्टेंट चीज है ये, समझने की कोशिश करिए, राइट। तो आप प्लांट के जो तरीका है उसके बारे में भी आपको समझ में आ गई चीज। आगे बढ़ते हैं बच्चों, अब बात करते हैं हमारे कुछ प्लांट्स एंड पॉलिनेटर्स को देख लेते हैं। मैंने आपको बताया था कि मैं आपके साथ एक टेबल शेयर करूंगा जिससे आपको याद रखने में आसानी होगी। तो बच्चों एक बड़ी इंपॉर्टेंट चीज, जितने एग्जाम्पल मैं पिछले 2 सेशन में जितने एग्जाम्पल मैं आपको दे चुका हूं वो तो अलग से पढ़ने ही पढ़ने हैं, तो इसकी पूरी की पूरी लिस्ट आपको बनानी पड़ेगी। इसके अलावा सेल्विया, सेल्विया बीज के द्वारा पॉलिनेशन होता है। सेल्विया में एक अनोखा टर्न पाइप मैकेनिज्म है। सेल्विया के अंदर इस तरह का एक स्ट्रक्चर होता है, बी जब आकर के ऐसे करके एक स्ट्रक्चर होता है, फनल शेपेड स्ट्रक्चर, उसके नीचे जाएगी। इस फनल शेपेड स्ट्रक्चर में यहां पर स्टिग्मा होता है। तो अगर ये जैसे ही अंदर आई उसमें बैठी तो ऊपर से घूम करके एक एंथर भी अटैच रहता है। तो जब स्टिग्मा नीचे दबा तो एंथर बी के पीठ में टच हो जाता है। समझ में आई बात। तो टर्न पाइप मैकेनिज्म बोलते हैं सेल्विया में। टर्न पाइप मैकेनिज्म कुछ इस तरह से दिखता है, मैं आपको दिखा देता हूं। देख लीजिए बच्चों, फ्लावर कुछ इस तरह से है, यानी कि ये फ्लावर के पेटल्स हो गए, ये फनल शेपेड जो है स्ट्रक्चर बन गया जिसके अंदर बीज आएंगी, हनी बीज आएंगी। अब इसके अंदर का स्ट्रक्चर मैं आपको दिखा देता हूं। इसका जो मैकेनिज्म होता है वो कुछ कुछ ऐसे करके होता है, ये देख लीजिए ऐसा करके स्ट्रक्चर। अब इसमें हनी बी अगर आती है, आप खुद ही फर्ज करिए कि हनी बी इसके अंदर आ रही है। मैं कलर चेंज करके आपको दिखा देता हूं। मान लीजिए इसके अंदर हनी बी आती है और हनी बी यहां पर आकर के बैठती, क्योंकि इधर से आएगी सबसे पहले तो हनी बी यहीं आके बैठेगी। ये कीड़ा आ गया, जैसे ही इसने इसको प्रेस किया, थोड़ा सा आगे बढ़ा, ये पोजीशन इसकी विंग के ऊपर टच हो जाता है, ये पोजीशन इसकी। तो एक तरह का लीवर जैसा मैकेनिज्म है सेल्विया में। खैर इतना ज्यादा डिटेल में आपको जानने की जरूरत नहीं है, आपको सिर्फ इतना याद रखना है कि सेल्विया में जो पॉलिनेटर हैं वो हैं बीज। इसके अलावा बिग्नोनिया, बिग्नोनिया के बारे में मैंने आपको ऑलरेडी फ्लावर भी दिखा दिया है। बिग्नोनिया का फ्लावर जो है इसका माउथ फनल टाइप का होता है, आप ऑलरेडी देख चुके हैं। तो फनल शेपेड अगर फ्लावर है तो कौन करेगा, हमिंग बर्ड करेगी पॉलिनेशन। इसके अलावा ऑफ्रिस, ऑफ्रिस एक फ्लावर है, इसमें कॉल्पा वास्प जो है स्यूडो कॉप्यूलेशन करता है। इसकी एक क्लिप मैंने आपके लिए लगाई हुई है अगली स्लाइड में। तो पहले एक बार एग्जांपल देख लेते हैं, फिर आगे बढ़ करके आपको इसका स्यूडो कॉप्यूलेशन मैकेनिज्म भी दिखा दूंगा। तो बच्चों ये तो कुछ फ्लावर की लिस्ट, इसके अलावा जो बाकी लेक्चर में हुए उनकी भी लिस्ट बना लीजिएगा। इसके अलावा युक्का में प्रोनूबा मॉथ इसके ओवरी के लॉक्यूल में एग ले करता है, कल ही मैंने आपको बताया था। इसके अलावा फिकस, फिकस यानी कि जो हमारा बैनियन है, पीपल है, इनके जो फ्रूट होते हैं, अंजीर बोल सकते हैं, गुलर बोल सकते हैं, तो इनमें ब्लास्टोफेगा एक तरह का मॉथ होता है, उसका जो हाइपेंथोडियम इन्फ्लोरेसेंस होता है उसको
पॉलिनेट करने का काम ब्लास्टोफेगा। और एक बड़ी इंपॉर्टेंट बात, युक्का और प्रोनुबा के बीच में एक तरह का म्यूचुअलिज्म है। सेम गोज फॉर फिकस एंड ब्लास्टोफेगा, मॉथ के बीच में म्यूचुअलिज्म है, आपस में एक रिलेशनशिप है, दोनों एक दूसरे के बगैर अधूरे हैं। इसके अलावा एरम लिलीज, कुछ टाइप की एरम लिलीज में स्नेल करता है, जिसको मेलेकोफाइली के नाम से जाना जाता है। एरिसेमा, ये स्नेक प्लांट के नाम से भी जाना जाता है, इसके फ्लावर कुछ अजीब से होते हैं। एरिसेमा दलदली जगहों पर होता है, स्नेल से पॉलिनेशन होता है। ब्यूटिया मोनोस्पर्मा, बर्ड करती है, ब्यूटिया मोनोस्पर्मा यानी कि पलाश, जो मैंने अभी आपको बताया। इसके अलावा ग्लोरियोसा सुपरबा, ग्लोरियोसा सुपरबा फ्लावर मैंने दिखाया हुआ है इसी सीरीज में। किस लेक्चर में दिखाया था ये मैं नहीं बताऊंगा, ये आपको ढूंढ करके निकालना है। यानी कि सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट में मैंने ग्लोरियोसा सुपरबा फ्लावर दिखाया हुआ है, जिसको फ्लेम लिली के नाम से भी जाना जाता है, फ्लेम लिली के नाम से भी जाना जाता है। आई बात समझ में? कुछ बच्चे पूछ रहे हैं कि पॉलिनेशन क्या है। बच्चों, मेरे लास्ट के 2 वीडियो जरूर देखिए, आपको पॉलिनेशन समझ में आ जाएगा। सेल्फ पॉलिनेशन, क्रॉस पॉलिनेशन, हर तरह का पॉलिनेशन समझ में आ जाएगा। ये ग्लोरियोसा सुपरबा तमिलनाडु स्टेट का स्टेट फ्लावर भी है। चलिए बच्चों आगे बढ़ते हैं और ऑफरिस का नजारा देख लेते हैं। जो कॉल्पा वास्प है, कॉल्पा कीड़ा है, कॉल्पा के नाम से है कीड़ा। ये देखिए ऑफरिस और कॉल्पा यहां लिखा हुआ है ना। कॉल्पा वास्प ये वाला, मैं इसकी बात कर रहा हूं, ये वाला स्यूडो कॉपुलेशन मैकेनिज्म होता है। होता क्या है कि मेल आता है और उसको फ्लावर देख करके लगता है कि वो उसकी वैरायटी की फीमेल है। देख लीजिए कलर, फ्लावर का कलर, 2 फ्लावर आपको दिख रहे हैं यहाँ पर, खिले हुए 2 फ्लावर, और वो बेचारा कॉपुलेशन करता है। उसको लगता है कि दैट इंसेक्ट इज कॉपुलेटिंग विद द फीमेल, और कॉपुलेशन के इस तरीके की वजह से पॉलिनेशन हो जाता है। देख लीजिए, यानी कि जाने अनजाने एक तरह का डिसीट है, इसको बेवकूफ बनाने की कोशिश है, बट एनीवे दोनों का आपस में तालमेल बड़ा अच्छा है। ये आता भी है, ये पॉलिनेट करता भी है, और फ्लावर इसको बेवकूफ बना देता है। और फ्लावर देखिए, फ्लावर कैसा इंटेलिजेंट है कि फ्लावर नोज। अब इसका मतलब ये नहीं कि ये बेचारा हर बार स्यूडो कॉपुलेशन ही करेगा, नहीं तो इसकी जनरेशन कैसे बढ़ेगी। यानी कि कभी कभी ये सही जगह पर भी पहुंच जाता है, तो सही जगह पर पहुंच जाएगा तो जाहिर सी बात है फर्टिलाइजेशन हो जाएगा सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के थ्रू, और उसकी प्रोजेनी आगे बढ़ेगी। और कभी अगर गलती हो गई तो खैर कोई बात नहीं, प्लांट का फायदा हो गया, इसका बेचारे का एक तरह से नुकसान ही हो गया। तो आप इसको क्या एक तरह का पैरासिटिज्म बोल सकते हैं। इसके बारे में जब हम बात करेंगे, एनिमल अलग अलग जो एसोसिएशंस होते हैं एनिमल्स के बीच में आपस में, वहां पर हम इसके बारे में जरूर जिक्र करेंगे। देखिए, उसने, उस फ्लावर ने इस इंसेक्ट की सारी एनर्जी वेस्ट करा दी। आई बात समझ में? तो अब ये पैरासिटिज्म है या नहीं, ये आपको समझना पड़ेगा, बाद में इसके बारे में बात करेंगे। इन अ वे तो है ही है ना, किसी ना किसी तरीके से उसकी सर्विसेज को वो ले रहा है, बट उसका, उस इंसेक्ट का कोई फायदा नहीं होता दिख रहा है। तो समझ में आ गई बात आपको, प्लांट और पॉलिनेटर्स का जो मैकेनिज्म है वो कैसा इंपॉर्टेंट है। अब बच्चों हम बात करने जा रहे हैं आर्टिफिशियल पॉलिनेशन। मैंने आपको कहा था कल के सेशन में कि आर्टिफिशियल पॉलिनेशन आज समझेंगे और बहुत अच्छे से समझेंगे, क्योंकि इसको अगर नहीं समझे तो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट के बाद जब मैं आपको लेकर के चलूंगा अगले चैप्टर, यानी कि प्रिंसिपल्स ऑफ इनहेरिटेंस एंड वेरिएशन में, और वहां बात होगी मेंडल की, तो मेंडल के क्रॉसेस, जब मैं कहूंगा कि मेंडल ने क्रॉस पॉलिनेशन किया, आप ऐसे सोचते रहेंगे कि भाई मेंडल ने कैसे किया। तो यहां पर इसको समझना हमें बड़ा आवश्यक है। आर्टिफिशियल पॉलिनेशन यानी कि हम खुद पॉलिनेशन को अंजाम दे सकते हैं विदाउट पॉलिनेटर्स। कैसे करते हैं इसके बारे में थोड़ा सा समझने की कोशिश करें। यूज्ड इन प्लांट इंप्रूवमेंट प्रोग्राम में इसको यूज किया जाता है। क्रॉसिंग डिफरेंट स्पीशीज ऑफ अ प्लांट टू कंबाइन डिजायरेबल कैरेक्टर प्रोड्यूसिंग सुपीरियर वैरायटी। हमें सुपीरियर वैरायटी प्रोड्यूस करने के लिए इस मैकेनिज्म को अंजाम देना पड़ता है। देखिए बच्चे, किस तरह से ये किया जाता है मैकेनिज्म। इस छोटी सी जिफ के माध्यम से आप टोटल देख पा रहे हैं पूरा का पूरा पॉलिनेशन मैकेनिज्म, आगे मैंने एक्सप्लेन भी किया हुआ है। और इसके बाद पॉलन पिस्टिल इंटरेक्शन समझेंगे, जो केमिकल डायलॉग होता है पॉलन और पिस्टिल के बीच में, वो भी आज ही की सेशन में हम करेंगे। तो बने रहिए हमारे साथ, इसको देखिए, आगे बढ़ते हैं और आपको इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन देता हूं। जितने बच्चे सेशन में हैं तुरंत लाइक जरूर करिए सेशन। समझ में आ रहा है? यानी कि फ्लावर को ही रिमूव कर दिया गया, मेल फ्लावर को रिमूव कर दिया गया, उसके मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट को लेकर के फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट के ऊपर पॉलन को ट्रांसफर कर दिया गया। मोनोएशियस है, आप समझ ही गए कि हम बात कर रहे हैं क्यूकरबिटेसी फैमिली, जिसमें मोनोएशियस
प्लांट पाए जाते हैं, 2 अलग-अलग टाइप के फ्लावर होते हैं सेम प्लांट में, और इस तरह के मैकेनिज्म के साथ आर्टिफिशियल पॉलिनेशन कर दिया जाता है। आगे बढ़ते हैं बच्चों। नाउ फॉर क्रॉसिंग अ पर्टिकुलर प्लांट विथ डिजायर्ड पॉलन, a bisexual flower is artificially transformed into a female flower by emasculation, बैगिंग एंड टैगिंग। 3 तरह के मैकेनिज्म को यूज करके आर्टिफिशियल पॉलिनेशन किया जाता है। मान लीजिए कोई फ्लावर बाइसेक्सुअल, मोनोसेक्सुअल यानी कि जो यूनिसेक्सुअल मोनोएशियस कंडीशन, उसमें तो कोई दिक्कत ही नहीं है। एक फ्लावर को देख लीजिए यहाँ पर, ये मोनोएशियस कंडीशन है, मेल फीमेल अलग अलग फ्लावर है, मेल फ्लावर को डिटैच किया, उसके जो एंथर है उसको लेकर के पॉलन रिलीज हुए स्टिग्मा के ऊपर, देख लीजिए टच कर दिया, ब्रश कर दिया, हो गया जी पॉलिनेशन। ये तो मोनोएशियस कंडीशन। लेकिन जो बाइसेक्सुअल फ्लावर हैं उनमें क्या करेंगे, बाइसेक्सुअल में हम क्या करेंगे, उनको ट्रांसफॉर्म कर देंगे फीमेल फ्लावर में। कैसे? इमैस्कुलेशन कर देंगे। जो उनका मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट है, यानी कि जो एंथर और फिलामेंट है, जिसको स्टेमन बोलते हैं, उस स्टेमन को निकाल दिया जाएगा, इमैस्कुलेशन प्रोसेस कर दिया जाएगा। फिर इसके बाद बैगिंग करी जाएगी, ऊपर से एक कवर लगा दिया जाएगा और कवर के ऊपर टैग कर दिया जाएगा, यानी कि रिटन में आप एक पर्ची चिपका देंगे ताकि आपको कंफ्यूजन ना हो आगे से। ये देख लीजिए बच्चों, दिस इज इमैस्कुलेशन। किस तरह से एक फोर्सेप्स को लेकर के, फोर्सेप यानी कि चिमटी, उससे मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट को स्लोली रिमूव कर दिया गया, इमैस्कुलेशन। रिमूवल ऑफ स्टेमन और एंथर, स्टेमन या एंथर को बड़ी आसानी के साथ रिमूव कर दिया गया। अब ये फ्लावर कैसा बच गया, मेल पार्ट आपने हटा दिया, अब बचा फीमेल फ्लावर। तो अब ये फीमेल फ्लावर के जैसा ही बिहेव करेगा और उसको बाद में हम पॉलिनेट कर सकते हैं आर्टिफिशियल। ये देखिए बच्चों, इमैस्कुलेटेड फ्लावर को हमें बैगिंग करना बहुत जरूरी है, क्योंकि पता लगा इमैस्कुलेटेड है, हम करना चाहते हैं खुद पॉलिनेशन, हो कि कोई स्ट्रे पॉलन आके उसमें गिर गया, ऑटोमेटिकली पॉलिनेशन हो गया। तो उसको अवॉइड करने के लिए हम एक कवर ऊपर से लगा देंगे जिसको कहते हैं बैगिंग। और इस बैगिंग के ऊपर जहां पर जेनेटिक रिसर्च हो रहे होते हैं वहां पर एक पर्ची लगा देते हैं, टैग कर दिया जाता है, ताकि आपको पहचानने में आसानी रहे कि इसमें कौन सा एक्सपेरिमेंट चल रहा है, किस तरह का फ्लावर रखा गया है, मेल फ्लावर हटा दिया गया है या फीमेल फ्लावर है या मोनोएशियस कंडीशन है। तो सारी की सारी चीजें आपको पता चल जाती है। आगे बढ़ते हैं बच्चों। पॉलन पिस्टिल इंटरैक्शन, ये टॉपिक बहुत इंपॉर्टेंट है, इसमें सेल्फ इनकम्पैटिबिलिटी के बारे में भी हम समझने वाले हैं। तो बच्चों चलिए एक एक करके चीजों को समझना शुरू करते हैं। बच्चों देखिए, जर्मिनेशन ऑफ पॉलन, अगर स्टिग्मा पर पॉलन को जर्मिनेशन करना है तो इट डिपेंड्स अपॉन पॉलन पिस्टिल इंटरैक्शन। पॉलन और पिस्टिल के बीच में एक केमिकल डायलॉग होता है। केमिकल डायलॉग का मतलब कुछ नहीं है, केमिकल का यानी कि केमिकल का रिकॉग्निशन है, बस इतना ही है, कि कोई बातचीत नहीं होती, उसको केमिकल डायलॉग बोलते हैं। पिस्टिल हैज एबिलिटी टू रिकॉग्नाइज द राइट टाइप ऑफ पॉलन। पिस्टिल के पास ये कैपेसिटी है, ये क्वालिटी है कि राइट टाइप ऑफ पॉलन को, ये देख लीजिए, ये पॉलन आकर के लैंड किया है इसने स्टिग्मा के ऊपर, स्टिग्मेटिक सरफेस के ऊपर इसने लैंड किया हुआ है, ये पेटल्स हैं, राइट। थोड़ा सा पोर्शन आपको मैंने दिखाया। अब ये ग्रो करेगा कि नहीं करेगा ये डिपेंड करता है कई सारे फैक्टर्स के ऊपर। ये देखिए बच्चों, कौन कौन से स्टेप होते हैं और कौन कौन से फैक्टर होते हैं, इस डायग्राम के माध्यम से मैं आपको पूरा का पूरा समझाने वाला हूं बच्चों। तो देखिए, एक्सेप्टेंस और रिजेक्शन based on chemical dialogue between pollen and pistil which is mediated by chemical component of pollen। pollen में जो केमिकल हैं वही उस डायलॉग को बनाते हैं। अब pollen में केमिकल कहां से आएंगे, pollen के ऊपर जो स्पोरोपोलेनिन की लेयर है उसमें टेक्टम लेयर है, सबसे ऊपर मैंने आपको बताया हुआ है, जिसको नहीं याद है पुराने लेक्चर देख लीजिएगा। टेक्टम की लेयर जो है स्कल्पचरिंग होती, डिजाइनिंग होती, गड्ढे गड्ढे होते हैं उनमें, तो उन गड्ढों में हल्के हल्के गैप्स होते हैं पॉलन के सरफेस के ऊपर, उन्हीं गैप में डिफरेंट टाइप ऑफ प्रोटीन्स रहते हैं। अब देखिए बच्चे, पहले पॉलन कैप्चर हुआ, फर्स्ट स्टेप पॉलन कैप्चर हुआ, फिर पॉलन का एडहेशन हुआ, देख लीजिए ये पॉलन चिपक चुका है यहाँ पर। इसके बाद हाइड्रेशन है, यानी कि राइट टाइप का पॉलन है तभी उसको मॉइस्चर दिया जाएगा, अदरवाइज मॉइस्चर भी नहीं दिया जाता। हाइड्रेशन हुआ, पॉलन स्वेल हुआ, उसने मॉइस्चर एब्जॉर्ब किया। इसके बाद देखिए जर्मिनेशन शुरू हो गया। क्यों जर्मिनेशन होता है, क्योंकि वाटर ज्यादा आ गया उसके अंदर, टर्जिड हो गया, अब उसमें ग्रोथ शुरू हो जाती है पॉलन ट्यूब की। इसके बाद होगा पेनिट्रेशन इनसाइड द टिश्यू ऑफ द स्टिग्मा, और ये देख लीजिए पॉलन ट्यूब बढ़ती हुई चली जा रही है, और ये वाली ट्यूब कितनी ज्यादा दूर तक आ चुकी है, क्लैरिटी आ गई। यहीं पर इसी इलाके में पॉलन स्टिग्मा इंटरैक्शन होता है, केमिकल डायलॉग। अब आप बोलेंगे केमिकल डायलॉग तो हमने देखा नहीं, आगे बढ़ते हैं और उस केमिकल डायलॉग को देखते हैं। अभी तो मैंने आपको सिर्फ समझाया है कि होता क्या है एक्चुअल में। आगे बढ़ते हैं और अब समझने की कोशिश करते हैं, पहले पॉइंट्स फिर मैं आपको डायग्राम दिखाऊंगा।
Exine is made of sporopollenin, हम सारे जानते हैं. Its cavities are filled with specific protein, lipid and certain allergens. उन्हीं allergens की वजह से कई लोगों को एलर्जी भी हो जाती है. All these materials are derived from tapetum. ये सारे के सारे मटेरियल जो वो लेकर के घूम रहा है, कौन देता है? टैपेटम. मैंने टैपेटम के लेयर के बारे में आपको बताया था कि जो टैपेटम सिक्रेटरी टैपेटल सेल्स होते हैं वो कई तरह के केमिकल सिक्रीट करते हैं, जिनमें प्रोटीन भी होते हैं, लिपिड भी होते हैं और भी कई तरह के केमिकल कंपाउंड्स होते हैं. तो उन्हीं केमिकल कंपाउंड जो टैपेटम ने बना करके भेजा, उसी से ये सारे के सारे इंटरेक्शंस होते हैं. अब ये देखिए बच्चे, इंटाइन जो होती है, इंटाइन कैरीज गैमेटोफाइटिक रिकॉग्निशन फैक्टर, यानी कि वो अपने टाइप के गैमेटोफाइट को रिकॉग्नाइज कर सकता है. गैमेटोफाइटिक यानी कि आप समझ गए होंगे जेनेटिक लेवल पर बात हो रही है. गैमेटोफाइटिक रिकॉग्निशन फैक्टर की वजह से ये रिकॉग्निशन हो पाता है. नाउ इंटरैक्शन बिटवीन दीज केमिकल डिटरमाइन वेदर अ पॉलन ग्रेन विल जर्मिनेट और नॉट. अब एक बड़ी कॉमन सी चीज होती है बच्चों, सेल्फ इनकम्पैटिबिलिटी. ये देख लीजिए, दो पॉलन आए हैं, एक का जो जीनोटाइप है S1, एक दूसरे का जीनोटाइप है S2. नीचे जो आपके ओव्यूल्स हैं, अगेन एलील अलग अलग होते हैं, एक एक एलील होगा क्योंकि गैमेटोफाइट है, हैप्लॉइड है, फ्यूज होके डिप्लॉइड बनना है. तो नीचे जो गैमेटिक कॉन्फ़िगरेशन है, यानी कि फीमेल जर्म सेल में जिनको जेनेटिक्स थोड़ी बहुत समझ में आती है, वो ये चीज को समझ लेंगे. जैसे मेंडल के एक्सपेरिमेंट में हम कैपिटल टी की बात करते हैं, कैपिटल टी स्मॉल टी की बात करते हैं, स्मॉल टी की बात करते हैं, ये वही एलील है. तो पॉलन के पास एक ही एलील होगा क्योंकि वो हैप्लॉइड है. जैसे स्पर्म में एक ही होता है, एक सेट ऑफ क्रोमोसोम होता है, एन नंबर होता है, हैप्लॉइड होता है. तो यहां पर भी वही कहानी है. दो पॉलन है, एक S1 है, एक S2 है, टाइप है, और नीचे जो ओव्यूल है जिनके साथ उनको फ्यूज होना है, वो S3 और S4 के टाइप के हैं. एंट्री मिल गई क्योंकि वो सेम टाइप के नहीं है, तो सेल्फ इनकम्पैटिबिलिटी नहीं हो रही है. ये देख लीजिए, दोनों के दोनों पॉलन ट्यूब ग्रो कर गई. लेकिन बच्चों, हर जगह ऐसा होगा जरूरी नहीं है. यहां पर देखिए S1 और S2 है, और नीचे क्या है जी? S1 और S3. तो S1 की तरफ जो S1 के पॉलन की ग्रोथ है, ये वाला जो आना चाहिए था, ये वाला नहीं आएगा क्योंकि वो सेल्फ इनकम्पैटिबिलिटी की वजह से रिजेक्ट हो गया. दूसरा, अब इसमें देख लीजिए, इसमें कई तरह के पॉलन है, S1 S2 S1 S2, और नीचे क्या है? S1 S3. तो इसमें भी जो नहीं होगा वो आएगा, जो होगा वो नहीं आएगा. समझ में आ गई बात? आगे बढ़ते हैं और एक बार फिर समझा देता हूं आपको और अच्छे से बता देता हूं. If a pistil carrying functional female gametophyte gets pollinated with pollen grain but fails to set seed due to inability of their gamete to fuse with each other, इसको कहते हैं सेल्फ इनकम्पैटिबिलिटी. जो सेक्सुअली रिप्रोड्यूसिंग फ्लावर्स होते हैं, प्लांट होते हैं, वो ये चीज मेंटेन करते हैं कि सेल्फ इनकम्पैटिबिलिटी बनी रहे, यानी कि सेल्फिंग नहीं हो पाएगी. अगर सेम पॉलन लैंड भी कर गया, नहीं ग्रो कर पाएगा. यानी कि सेल्फ पॉलिनेशन के अगेंस्ट है ये. सेल्फ पॉलिनेशन, क्योंकि हो सकता है पॉलन के लिए कोई रूल तो है नहीं कि कौन सा पॉलन कहां गिरेगा जाके. तो इन्होंने ऐसा सुंदर मैकेनिज्म बना रखा है कि इनका खुद का पॉलन अगर इनके ऊपर लैंड करता है तो उसमें कहीं कोई ग्रोथ नहीं देखने को मिलेगी. लेकिन दूसरे टाइप का पॉलन, उसी प्रजाति का अलग एलील वाला, अलग अलग एलील्स होती हैं, अलग एलील का पॉलन ग्रो करेगा तो करने दिया जाएगा. दिस फेनोमेना इज कॉल्ड सेक्सुअल इनकम्पैटिबिलिटी या सेल्फ इनकम्पैटिबिलिटी के नाम से जाना जाता है. ऑल पॉलन ग्रेन प्रोड्यूस्ड बाय S1 S2 प्लांट. देख लीजिए, यहां जितने पॉलन है एक प्लांट से बने हैं जिसका कॉन्फ़िगरेशन है S1 S2, यानी कि उसका जो जीनोटाइप है. अब एक एक एलील S1 होगा या S2 होगा, S1 होगा या S2 होगा. देख लीजिए, सारे आकर के लैंड किए हुए हैं. ये भी सेम प्लांट है S1 S2, क्योंकि पॉलन को प्रोड्यूस करने वाला प्लांट देख लीजिए S1 S2 है. और यहां पर भी प्लांट कौन सा है? S1 S2. कोई ग्रोथ नहीं हो रही. दूसरा, S1 S3 है, यहां पर S1 S3 है, यहां पर भी अभी ग्रोथ नहीं दिखाई दे रही. लेकिन जो S2 है बच्चे, ये ग्रो करेगा क्योंकि S2 इसके साथ जाएगा. देख लीजिए, S2 कैन गो विथ S3, है ना, S1 के साथ नहीं आएगा. दूसरा, यहां पर देख लीजिए, S1 S2 बड़े आसानी से ये ग्रो कर जाएगा. S3 S4. तो ये डिपेंड करता है कि किस तरह का कॉन्फ़िगरेशन है. कभी कभी S2 वाला भी नहीं ग्रो कर पाएगा क्योंकि वो भी पेरेंट प्लांट है, S1 और S3 का कॉम्बिनेशन है वहां पर. लेकिन ज्यादातर केसेस में उसमें हो जाता है. अब इसको ओवरकम करने का एक तरीका है, सेल्फ इनकम्पैटिबिलिटी को ओवरकम करने का एक तरीका है बच्चों, मिक्स्ड पॉलिनेशन करा दिया जाता है.
बहुत तरह के पॉलन उसके ऊपर शेड कर दिए जाते हैं। प्लांट के बेचारे का मैकेनिज्म ही फेल हो गया, रिकॉग्निशन ही खत्म हो गया और इस प्रोसेस को भी ओवरकम कर लिया जाता है। जैसे बैक्टीरिया में किया जाता है, बैक्टीरिया अगर बड़े साइज के किसी प्लाज्मिड को अपने अंदर एंटर नहीं किया करने देता है तो उसको हीट शॉक लगा देते हैं, उसको थोड़ा सा गर्म किया, ठंडा किया, बैक्टीरिया बेचारा शॉक में आ जाता है, डर जाता है और प्लाज्मिड जो है वो अंदर चला जाता है। इसके बारे में बायोटेक्नोलॉजी में पढ़ेंगे, लेकिन मैंने आपको एक एग्जांपल दे दिया कि प्लांट को कंफ्यूज कर दीजिए। अगर सेल्फ इनकम्पैटिबिलिटी को ओवरकम करना है, क्योंकि लैब के सिस्टम में कई बार ओवरकम कराने की जरूरत होती है कि हम चाहते हैं भाई ग्रो करे, पॉलिनेशन हो ही नहीं रहा, सेल्फ इनकम्पैटिबिलिटी है, तो हम मिक्स्ड पॉलिनेशन करा देते हैं। कई तरह के पॉलिन उसी से रिलेटेड सारे शेड करा दिए, वो बेचारा कंफ्यूज हो जाता है कौन से केमिकल के साथ कैसा इंटरेक्ट करे और ग्रो हो जाता है। तो ये ओवरकम करने का एक तरीका है। बहुत कम चांसेस हैं क्योंकि इस लेवल के क्वेश्चन आपके नीट में आजकल कम पूछे जाते हैं, लेकिन फिर भी जानकारी होना जरूरी है। उससे रिलेटेड कुछ भी आ गया तो एटलीस्ट यू आर वेल इक्विप्ड, आपको पता है। अब ये देखिए, नाउ सेक्सुअल इनकम्पैटिबिलिटी में भी इंटर स्पेसिफिक हो सकती है या इंट्रा स्पेसिफिक हो सकती है। इस चीज को बहुत अच्छे से आपको समझना है। तो सेक्सुअल इनकम्पैटिबिलिटी जो इंटर स्पेसिफिक होती है, दो स्पीशीज के बीच में होती है, वो तो चलिए एक अलग बात होगी। और इंट्रा स्पेसिफिक भी होती है, सेम टाइप में, सेम में अलग अलग प्रजातियों के बीच में सेल्फ इनकम्पैटिबिलिटी, यानी कि एक जैसे हो गए तो नहीं ग्रो करेंगे। बड़ी अनोखी चीज है बच्चों, राइट? बहुत अनोखी चीज है ये। यानी कि प्लांट ने ऐसा मैकेनिज्म बना रखा है, एनिमल्स में बच्चों ये मैकेनिज्म नहीं है। तो इस कंडीशन के लिए प्लांट ज्यादा एडवांस्ड है, एनिमल में ऐसा कोई मैकेनिज्म नहीं है। एनिमल अपने टाइप की जो जीनोटाइप है उसको समझ नहीं पाते, इनब्रीडिंग डिप्रेशन हो जाता है। इनफैक्ट इनब्रीडिंग डिप्रेशन हो जाता है। एक स्मॉल सेट ऑफ एनिमल है, कंटिन्यूअसली इनब्रीडिंग करेंगे तो इनब्रीडिंग डिप्रेशन हो जाता है। एनिमल में ऐसा कोई मैकेनिज्म नहीं है, प्लांट में ऐसा केमिकल डायलॉग है, केमिकल मैकेनिज्म है, राइट? तो इंट्रास्पेसिफिक इनकम्पैटिबिलिटी इज आल्सो कॉल्ड सेल्फ इनकम्पैटिबिलिटी। जो इंट्रास्पेसिफिक है, जो इंटरस्पेसिफिक है वो तो ठीक है, अलग किसी स्पीशीज का पॉलन नहीं ग्रो करेगा, ये तो अच्छी बात है, इसको इंटरस्पेसिफिक कहते हैं। लेकिन कभी कभी इंट्रास्पेसिफिक भी हो जाता है, सेम स्पीशीज में इनकम्पैटिबिलिटी है, जिसके एग्जाम्पल मैंने बार बार आपको दिखाए। ये देख लीजिए, ये S3 टाइप का है, S4 टाइप का है और प्लांट का कॉन्फ़िगरेशन है S1 S2, बड़े आराम से ग्रो करेगा। इधर देखिए S3 और S1 है, S1 नहीं ग्रो करेगा क्योंकि नीचे S1 और S2 है, क्लियर है? S3 ग्रो कर जाएगा। ये देखिए यहाँ पर S1 S2 है तो S3 ग्रो कर जाएगा। इधर ऊपर जो पॉलन है उसके पास है हमारे S2 और S1 और नीचे भी S1 S2 है, तो ये सेल्फ इनकम्पैटिबिलिटी की वजह से ग्रो नहीं करेगा। आप लोग इन चीजों को लेकर के बहुत कंफ्यूज रहते हैं। लीजिए, मैंने आपको पूरी की पूरी इत्मीनान से, तसल्ली से सारी की सारी चीज आपको समझा दी। बहुत जरूरी है इसको डिटेल में समझना। आगे बढ़ते हैं। सेल्फ इनकम्पैटिबिलिटी या जो इनकम्पैटिबिलिटी होती है वो किस किस टाइप से हो सकती है? तो इनकम्पैटिबिलिटी इज जेनेटिकली कंट्रोल्ड बाय फिजियोलॉजिकल एंड मॉर्फोलॉजिकल प्रोसेसेस सच एज। क्यों होता है, कैसे होता है? प्रिवेंशन ऑफ पॉलन जर्मिनेशन, पॉलन को जर्मिनेट नहीं करने दिया जाएगा। अगर इनकम्पैटिबिलिटी सिद्ध हो गई तो पॉलन को जर्मिनेट नहीं करने दिया जाएगा। अच्छा, अगर मान लीजिए कि जर्मिनेशन कर गया, फिर क्या होगा? तो इनेबिलिटी ऑफ पॉलन ट्यूब टू पेनिट्रेट द स्टिग्मा, स्टिग्मा के अंदर पेनिट्रेशन वाला स्टेज अभी मैंने आपको दिखाया था पीछे की एक फोटो में कि किस तरह से लैंड करता है, कैसे मॉइस्चर एब्जॉर्ब करता है और कैसे स्टिग्मा में पेनिट्रेट करने की कोशिश करता है। तो या तो उसको जर्मिनेट नहीं करने दिया जाएगा, या तो स्टिग्मा में पेनिट्रेट नहीं करने दिया जाएगा, या फिर इनहिबिशन ऑफ पॉलन ट्यूब ग्रोथ इन द स्टाइल, स्टाइल में थोड़ी सी ग्रोथ होगी और वो आगे नहीं बढ़ेगा, खत्म हो जाएगा, ऐसा भी कर सकते हैं ये। इसके अलावा और क्या कर सकते हैं? फेलियर ऑफ पॉलन ट्यूब टू एंटर इनटू द ओवरी या ओव्यूल। मान लीजिए पॉलन ट्यूब भी बन गई, लेकिन फिर जो हम लोग पढ़ते हैं कि पोरोगैमी है, मीजोगैमी है, चेलेजोगैमी है, सिनर्जिट के साथ जाकर के फ्यूज करते हैं, फिलीफॉर्म अपैरेटस भी वहां पर बैठा हुआ है, एक चेक तो वो भी देगा, राइट? सो फेलियर ऑफ पॉलन ट्यूब टू एंटर इनटू द ओवरी और ओव्यूल, ओव्यूल के अंदर या ओवरी के अंदर एंट्री नहीं मिलेगी। अच्छा, एंट्री मिल भी गई तो अब क्या होगा? फेलियर ऑफ द फ्यूजन ऑफ मेल एंड फीमेल गैमीट। तो बच्चे प्लांट बेचारे क्या करें? हम इंसान मानते नहीं है, कहीं उनको मिक्स पॉलिनेशन करा देते हैं, कहीं कुछ और केमिकल डाल देते हैं, तो प्लांट भी मजबूर है उसने, लेकिन हर लेवल पर चेक बनाए हुए हैं। देखिए कितना प्यारा मैकेनिज्म है। सबसे पहले पॉलन को जर्मिनेट ना होने दो,
चलो जी जर्मिनेट हो गया, पेनिट्रेट ना होने दो स्टिग्मा के टिश्यू के ऊपर, चलो जी पेनिट्रेट भी हो गया, पोलन ट्यूब को ना ग्रो करने दो क्योंकि सेल्फ इनकम्पैटिबिलिटी को रोकना है, पोलन ट्यूब की भी ग्रोथ हो गई, चलिए भाई उसको ओवरी या ओव्यूल के अंदर नहीं दाखिल होने देंगे, वहां भी हो गया, चलिए फिर आखिरी में मेल और फीमेल गैमीट भी फ्यूज नहीं होने देंगे। इससे ज्यादा बेचारा प्लांट और क्या कर सकता है, इतना तो बहुत किया उसने अपने आप को कंट्रोल करने के लिए। तो ये रही हमारी कहानी सेल्फ इनकम्पैटिबिलिटी के बारे में। अब आपको बातें समझ में आ गई। तो पॉलिनेशन हमने बहुत अच्छे से समझा, पॉलिनेशन को हमने कई सेशंस में समझा, पूरा आज कंप्लीट कर लिया। अगले सेशन में बच्चों हम बात करेंगे डबल फर्टिलाइजेशन के बारे में, राइट। तो डबल फर्टिलाइजेशन कैसे होता है एक बार वो समझ लेंगे, उसके बाद हम फिर बात करेंगे एंडोस्पर्म फॉर्मेशन की और एम्ब्रियोजेनेसिस, कैसे एंडोस्पर्म का फॉर्मेशन होता है, कैसे एम्ब्रियो का फॉर्मेशन होता है, फिर फ्रूट और सीड के बारे में समझेंगे और फिर एपोमिक्सिस के बारे में भी समझेंगे। चलिए समझ में आ गई बातें। तो ये रहे हमारे आज का टॉपिक, हमारा पॉलिनेशन को डेडिकेटेड था, जूफाइली को डेडिकेटेड था। हमने जूफाइली समझा, पॉलिन पिस्टिल इंटरेक्शन समझा और ये सारे के सारे मैकेनिज्म को समझ लिया। बच्चों मंडे टू वेडनेसडे हमारे सेशंस होते हैं, ये रहा आपके सामने स्केड्यूल। एक और बड़ा इंपॉर्टेंट सेशन सिर्फ आपके लिए डिजाइन किया गया है, मेंटी क्विज मॉर्निंग 9 AM एवरी डे, चाहे संडे हो या मंडे, रोज आइए मेंटी क्विज। दिन की शुरुआत मेंटी क्विज से करने से आपको बहुत फायदा रहता है, पूरे दिन आप एनर्जाइज्ड रहते हैं, एक आप हैबिट में आ जाते हैं। बच्चों इसीलिए हमने बहुत डिसाइड करने के बाद, बहुत देखने के बाद फिर हमने वो टाइम फिक्स किया कि भाई ये टाइम सबसे सर्वोत्तम है, सारे बच्चे उठ जाते हैं, किसी को कोई दिक्कत नहीं है। और दिन की शुरुआत एवरी डे अगर एक फिक्स्ड प्रैक्टिस सेशन से करेंगे, पूरे के पूरे दिन आपकी जो है प्रैक्टिस होती रहेगी, पढ़ाई में भी मन लगेगा। थर्सडे टू सैटरडे हमारा नीट लाइफ डेली 2.0 में जो सेशन चल रहा है वो ये रहा क्रम। तो 7 बजे का सेशन आपको मिस नहीं करना है, नोट कर लीजिए, अलार्म लगा लीजिए, डायरी में मार्क कर लीजिए, आपको 2 सेशन मिस नहीं करने हैं। कौन से 2 सेशन? सुबह 9 बजे 9 AM मेंटी क्विज और शाम को 7 बजे जो हमारा सेशन होता है बॉटनी में, क्योंकि बॉटनी बहुत जरूरी है, आपकी रैंक को डिफाइन करती है बॉटनी। बच्चों आप हमारे साथ टेलीग्राम ऐप पर भी जुड़ सकते हैं, टेलीग्राम ऐप कुछ इस तरह से दिखता है, देख लीजिए। तो सबसे पहले इंस्टॉल करिए, गो टू ब्राउजर tinyurl.com/unacademy chat और इस ग्रुप के साथ जुड़ जाएंगे। सारे के सारे लेक्चर एट ए प्लेस देखने के लिए बेहतरीन फीचर tinyurl.com/neet मोबाइल। बात करते हैं अनअकैडमी सब्सक्रिप्शन, इससे बेहतर कुछ भी नहीं है। अनअकैडमी सब्सक्रिप्शन पर आपको मिलती है लाइव क्लासेस, आप हमसे इंटरेक्ट कर सकते हैं, बातचीत कर सकते हैं, लाइव पोल लीडर बोर्ड, टेस्ट सीरीज एनालिसिस और लाइव डाउट क्लियरिंग सेशन आफ्टर एवरी 3 लेक्चर। बड़ा इंपॉर्टेंट है बच्चों ये देख लीजिए हमारे जो बैच कोर्सेज स्टार्ट हो चुके हैं, आप इन बैच कोर्सेज के साथ जुड़िए और अपनी मंजिल तक पहुंचने का रास्ता साफ करिए। करना क्या है, अनअकैडमी लर्निंग ऐप को प्ले स्टोर पर जाकर के करिए इंस्टॉल। इंस्टॉल करने के बाद ऑप्शन आएगा प्लस का, प्लस सिलेक्ट करिए, नीट यूजी सिलेक्ट करिए और गेट सब्सक्रिप्शन पर क्लिक कर दीजिए। जैसे ही क्लिक करेंगे ये विंडो आ जाएगा। यहां पर आपको देखना है, बहुत सावधानी से समझना है चीजों को। बच्चों इसमें क्या है कि जो ज्यादा ड्यूरेशन के सब्सक्रिप्शन होंगे वो हमेशा कॉस्ट इफेक्टिव होते हैं और लॉन्ग टाइम तक के लिए आप यानी कि आपको टाइम मिल जाता है प्रिपेयर करने का, काफी वक्त तक आप हमारे सेशंस को व्यू कर सकते हैं। और अगर आप चाहते हैं मेरी गाइडेंस में अपनी मंजिल को तय करना, मेडिकल कॉलेजेस तक का रास्ता तय करना है, तो यूज करिए कोड प्रदीप लाइव एंड यू विल बी एबल टू रीच टू योर डेस्टिनेशन अंडर माई गाइडेंस। इसके अलावा आप बाकी सारे एजुकेटर के सेशन के साथ जुड़ पाएंगे, उनके बैचेस के साथ जुड़ पाएंगे, आप उनके भी सेशन देख पाएंगे। यानी कि कुल मिला के इन शॉर्ट अगर कहें, कोड एक फायदे अनेक। ऑलराइट बच्चों, अनअकैडमी नीट, अनअकैडमी जेई, अनअकैडमी फॉर 9-10 बोर्ड प्रिपरेशन, 11-12 बोर्ड प्रिपरेशन, ऑल आर आवर सिस्टर चैनल, टुगेदर लेट अस क्रैक इट। और बच्चों जिन बच्चों ने अब तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, तुरंत के तुरंत चैनल को करिए सब्सक्राइब, बेल आइकन को भी प्रेस करिए, #नीट लाइव डेली पर सेशन को शेयर भी करा करिए, ताकि जो गुड वर्क ये बेहतरीन टीम आपके लिए कर रही है उसके बारे में कंट्री के हर एक बच्चे को पता चल सके। एंड use the code Pradeep Live for joining with Unacademy subscription. See you all tomorrow 9 AM sharp. कल 2 चैप्टर्स के ऊपर है क्विज, 11th के 2 चैप्टर मेगा क्विज है, उसके बाद हम आगे के चैप्टर्स पर भी क्विज कंटिन्यू रखेंगे। That's all for today बच्चों, see you all tomorrow morning 9 AM. Take care, bye bye.